हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो ये आपका ज्ञान बिंदु का बिहार दरोगा का जो है आपका मॉडल पेपर है और इसमें टोटल 25 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। जो आप प्रैक्टिस सेट जो है आपका ये प्रीवियस ईयर पे आधारित है। सारे प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से एज अ घटना चक्र इसमें जो है एक्सप्लेन किया गया है और इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है। बुक जो है आपका 3rd एडिशन यानी कि न्यू एडिशन सर का आया है, इसी बुक से है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें टोटल आपका जो प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा वो टोटल 25 प्रैक्टिस सेट है। टोटल 25 जो है वो प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट कहने का मतलब कि आपका ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस सेट नहीं है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और यहाँ पे देख सकते हैं 2008 से लेकर 2024 तक का जितना भी बिहार एसआई से संबंधित एग्जाम हुए हैं सारे से संबंधित हल प्रश्न पत्र इसमें दिए गए हैं। तो इस सेट से हम प्रत्येक दिन एक सेट को करेंगे, प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन हम एक सेट को करेंगे और लास्ट में हम आपको इसका मैराथन वीडियो जो है अपलोड कर देंगे। प्रत्येक दिन एक वीडियो करने का रीज़न ये है कि जो बुक है आपका काफ़ी मोटा है और एक मैराथन आने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए इससे अच्छा है कि डेली हम आपको एक सेट करवा दें जिससे कि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और डेली आप लोग एक सेट कंप्लीट कर लिया कीजिएगा। तो चलिए हम आज सेट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जिसमें कि आपका सबसे पहला 16/7/2023 16/7/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस मध्य निषेध दरोगा का, ठीक है। इससे अब इसका भी 28 पोस्ट का फिर से वैकेंसी आपका आ चुका है, आप लोग जानते होंगे 28 पोस्ट के लिए आ चुका है। तो जो लोग नहीं फॉर्म भरे हैं भर लीजिएगा फॉर्म, बहुत अच्छी जॉब है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को और एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। जिन लोगों को एक्सप्लेनेशन नहीं देखना होगा प्लीज़ वीडियो को फास्ट करके आप सभी लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है देख लीजिएगा। अगर एक्सप्लेनेशन देखिए, मैं ये कहूँगी कि एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आपको ज़रूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, उससे रिलेटेड आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वहाँ से आपको देखने को मिलेगा, इसलिए एक्सप्लेनेशन किसी भी क्वेश्चन का ज़रूर पढ़िए, ठीक है। तो चलिए, कीव राजधानी है, कीव यूक्रेन की राजधानी है, कीव यूक्रेन की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा जो है यूक्रेन की वो है रेमनबी, रेमनबी यहाँ की मुद्रा है। उसके बाद स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है, वर्न है स्विट्जरलैंड का और स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है वो फ्रैंक है। नेक्स्ट है स्वीडन, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और स्वीडन की जो मुद्रा है वो क्रोना है, स्वीडन की मुद्रा। स्पेन की राजधानी कहाँ है, मैड्रिड है स्पेन की राजधानी और पेसेटा इसकी मुद्रा है स्पेन का। रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है और लीव इसकी मुद्रा है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और फ्लोरिंट जो है ये मुद्रा है हंगरी की, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर से इसका नेतृत्व किए थे वो थे कुंवर सिंह। कौन थे, कुंवर सिंह थे जगदीशपुर से, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे, आरा से थे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि। तो स्पष्ट आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है कि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है, इसीलिए स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं, है ना। वायुमंडल जो है, वायुमंडल में वायु के अणु और अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा वायुमंडल है इसमें जो वायु के अणु हैं और अन्य सूक्ष्म कण का जो साइज है वो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है, नीले की अपेक्षा 1.8 गुनी। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग यानी कि छोटे तरंगदैर्घ्य को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है और प्रकीर्णित नीले प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। प्रकीर्ण कर जो नीला प्रकाश है वो हमारी आँख में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई प्रकीर्णन न हो पाता। अगर पृथ्वी पर प्रश्न पूछा जाता है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता, तो कोई भी प्रकीर्णन नहीं होता और तब आकाश काला प्रतीत होता। कैसा आकाश, काला प्रतीत होता।
लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है। लाल रंग कोहरा या धुआं से कम प्रकीर्णित होता है, इसीलिए ये दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है। अतः खतरे के संकेत यानी सिग्नल वगैरह में हम लाल प्रकाश के रंग का इस्तेमाल करते हैं। बैगनी और नीला रंग के प्रकाश, बैगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है लाल रंग का। ये कहाँ से सोर्स लिया गया ये भी आपको दिया गया है, ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि सर गलत पढ़ाए हैं, है ना। ये भी देख लीजिएगा, एनसीईआरटी कक्षा 10 अध्याय 11 पेज नंबर 217। इतने अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा सुमेध जाति। IUCN का आंकड़ा के अनुसार हिमालयी भालू और विशाल पांडा सुबेध जाति का उदाहरण है। सुबेध जाति का, सुबेध जो होता है सुबेध जाति, वो उस प्रजाति को कहते हैं, सुबेध जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो, संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो। यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्ष में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो तो सुबेध प्रजाति के अंतर्गत आएगा। 10 साल में 50% से अधिक कम हो जाएगा तो। प्रमुख भारतीय प्रजाति जो सुबेध की श्रेणी में है वो है तेंदुआ, एक सींग वाला गेंडा, चीता, 4 सींग वाला मृग, भारतीय बाइसन, समुद्री गाय, स्लोथ भालू। ये सभी अभी सुमेध प्रजातियों के अंतर्गत आता है। तेंदुआ, एक सींग वाला गेंडा, चीता, 4 सींग वाला मृग, भारतीय बाइसन, समुद्री गाय, स्लोथ भालू भी है। संकटग्रस्त, एक होता है संकटग्रस्त। संकटग्रस्त ऐसी प्रजातियों का वनों से लुप्त होने का खतरा बना रहता है। वैसी प्रजाति जिसका वनों से विलुप्त होने का खतरा बना रहता है, इनमें वयस्क सदस्यों की संख्या केवल 250 या उससे कम शेष रहती है, जैसे कि संगाई हिरन, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर जिसको मकांक बंदर बोलते हैं, नीलगिरी ताहर, हिम तेंदुआ, गंगा डाल्फिन, लाल पांडा, पेंगोलिन। ये सभी संकटग्रस्त प्रजाति है, संकटग्रस्त है। एक होता है विलुप्त। विलुप्त क्या होता है कि जिस प्रजाति का कोई सदस्य जीवित न हो, जिसका कोई भी सदस्य जीवित न हो तथा विश्व के सभी आवासों में उनकी संख्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी हो, बिल्कुल, उसे विलुप्त प्रजाति कहते हैं। विलुप्त प्रजाति में आपका है डोडो। क्या है? डोडो, जो कि मॉरिशस में है। एस्टीलर सी काऊ रूस में पाई जाती थी, एस्टीलर सी काऊ। थाइलैसीन, ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती थी। उसके बाद अफ्रीका के शेर की 3 उपप्रजाति, अफ्रीका के शेर की 3 उपप्रजाति, बाली, नावन और कैस्पियन, ये सभी विलुप्त श्रेणी में है। नेक्स्ट है दुर्लभ प्रजाति। दुर्लभ प्रजाति होता है कि संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम होती है, बहुत कम, और ये प्रजाति कुछ ही स्थानों पर सीमित हैं या बड़े क्षेत्र में विरल रूप में बिखरी हुई हैं। हम्बेसिया डेंक्रेंस, हम्बेसिया डेंक्रेंस बेड, दक्षिणी पश्चिमी घाट, जो कि भारत में एक दुर्लभ प्रजाति है। लुप्त हो रहे महत्वपूर्ण जीवों हेतु भारत में संरक्षण के जो प्रयास किए गए वो देखिए कि जो लुप्त हो रहा है जीव है उसके संरक्षण के लिए प्रयास किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में भारत सरकार द्वारा बाघ के संरक्षण हेतु इसे शुरू किया गया था, जो एक संकटग्रस्त प्रजाति है बाघ। दूसरा शुरू किया गया प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट में 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य हाथियों के आवास संरक्षण द्वारा उसकी संख्या में वृद्धि करना था। तीसरा हंगुल परियोजना। हंगुल परियोजना जम्मू कश्मीर सरकार ने IUCN तथा WWF ने मिलकर 1970 में हंगुल परियोजना को IUCN और WWF ने मिलकर 1970 में शुरू किया। चौथा मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना जो है यह 1974 में मगरमच्छ के संरक्षण हेतु 1974 ईस्वी में परियोजना बनाई गई और 1978 ईस्वी तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित भी किए गए। 16 केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे है मगरमच्छ प्रजनन संस्थान? हैदराबाद में। मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट 1975 में FAO तथा UNDP की सहायता से शुरू हुआ। FAO तथा UNDP की सहायता से। गैंडा परियोजना, एक सींग वाले गैंडा सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं, एक सींग वाले। गैंडा परियोजना को 1987 में शुरू किया गया था। 1987 में गिद्ध परियोजना, गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट जो है, गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट, ये हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौता हुआ था।
हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौता हुआ, जिसमें गिद्धों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया था। और इस परियोजना को वर्ष 2025 तक विस्तारित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020-25 का शुभारंभ किया है। एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए शेव यानी कि फुल फॉर्म है शेव का, सेविंग एशिया वल्चर्स फ्रॉम एक्सटेंशन, इस कार्यक्रम को चलाया गया। सेव कार्यक्रम को चलाया गया और इसके तहत पशु को दी जाने वाली दवा डेक्लोफेन को प्रतिबंधित किया गया है। भारत में अधिकांश गिद्ध की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली डेक्लोफेनिक दवा से होती है। डेक्लोफेनिक दवा जो कि बहुत खतरनाक दवा है। नेक्स्ट है हिम तेंदुआ परियोजना। हिम तेंदुआ परियोजना ये हिमालयी राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण हेतु 2009 में प्रारंभ की गई थी, 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी नमकीन झील है चिल्का झील, जो कि उत्तरी सरकार तट यानी उड़ीसा में अवस्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है यह रामसर आर्द्रभूमि सूची के अंतर्गत भी शामिल है। सांभर झील की बात करें तो सांभर राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी अतः स्थलीय नमकीन झील है, सर्वाधिक लवणता वाली झील है सांभर झील। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सोलर सेल बने हुए होते हैं, तो सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से ऐसी पीएन संधि होती है जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। कौन सी बल? विद्युत वाहक बल। इनको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। सौर सेल एक पीएन जंक्शन डायोड है। सौर सेल एक पीएन जंक्शन डायोड है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है और ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर कार्य करती है। प्रकाश का प्रत्येक अवशोषित फोटोन एक इलेक्ट्रॉन और एक छिद्र उत्पन्न करता है। क्या करता है? प्रकाश का प्रत्येक अवशोषित फोटोन एक इलेक्ट्रॉन और एक छिद्र उत्पन्न करता है। वास्तव में संयोजकता का एक इलेक्ट्रॉन फोटोन की ऊर्जा प्राप्त कर चालन पट्टी में पहुंच जाता है, जिससे संयोजकता पट्टी कहा जाता है, यानी कि कंडक्शन बॉन्ड कहते हैं। जिससे संयोजकता में एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है, संयोजकता में एक होल उत्पन्न होता है और इस प्रक्रिया में उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को एन क्षेत्र की ओर और जो छिद्र है छिद्र को पी क्षेत्र की ओर ले जाता है। इलेक्ट्रॉन को एन क्षेत्र की ओर और पी को ले जाता है होल की तरफ। अतः जंक्शन के दोनों सतहों पर विपरीत आवेश उत्पन्न होता है, जंक्शन के दोनों सतह पर, और उन सतहों के बीच एक विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है और यह विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ में विद्युत धारा स्थापित करता है। यह विद्युत वाहक बल में बाह्य परिपथ में क्या करता है? विद्युत धारा स्थापित करता है। ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थ के बीच होती है वो अर्धचालक कहलाता है। ऐसा पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक तथा अचालक पदार्थ के बीच होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? 7 नंबर प्रश्न है। तो धुरी राष्ट्र की अगर हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। ब्रिटेन। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के सहयोग से, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों जो गुट बना वो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है और धुरी राष्ट्र में शामिल देश जर्मनी, जापान, इटली थे। अब है निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक यमोत्तर माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कुछ जो स्रोत है उसके अकॉर्डिंग इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगाइएगा। और भारत का मानक समय कुल 5 राज्य से गुजरती है। 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 5 राज्यों से गुजरती है।
वधु आगम शब्द में कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो वधु आगम में वधु जोड़ आगम सही होगा, वधु आगम, वधु जोड़ आगम ये सही है। दो शब्द के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो दिया है कि स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि जो है इसके भी 5 प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यन स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। यन संधि के उदाहरण है, यन संधि के उदाहरण है, देखिएगा यन संधि के उदाहरण है अति जोर अधिक मतलब अत्यधिक, इति जोर आदि इत्यादि, सु जोर आगत स्वागत, सु जोर अच्छा स्वच्छ, ऊपरी जोर उक्त उपयुक्त, है ना। ये यन संधि, यन संधि क्या होता है कि जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण में हर्षी दीर्घी, हर्षु दुर्गु और री के बाद कोई अन्य स्वर आए उसके बाद, तो विकार स्वरूप हर्षी या दीर्घी, हर्षु व दुर्गु, री के जगह पर क्रमशः य, व और र हो जाता है, री के जगह पर य व र। वैसे ही वधु और आगम, इसमें वाधु आगम बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे धू के जगह पे ऊ आ जाएगा, है ना, और आ के जगह पे यहाँ पे धू के जगह पे ऊ हो जाएगा और आ का आ ही रहेगा, दोनों मिलके बन जाएगा वा। क्या बन जाएगा? वा बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से नीचे आपका स्वच्छ का दिया हुआ है, संधि विच्छेद इत्यादि का दिया हुआ है, पितृ इच्छा का दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक मैथ का प्रश्न है जो कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे मैथ के प्रश्न को यहाँ से देख के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो बिहार में सबसे पहले 1968 में राष्ट्रपति शासन लगा था, 1968 में लगा था, 1968 में लगा था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगा था, है ना। 26 फरवरी 1969 को, 26 फरवरी 1969 तक रहा था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। उस समय राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 8 बार। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा था। अब है प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन के विकास से संबंधित है। तो PVTG संबंधित है आपका, ये आदिवासी समूह से संबंधित है। प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन आदिवासी समूहों के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है। PVTG का फुल फॉर्म है पार्टिकुलर वैल्यूरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय, ध्यान दीजिएगा, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने PVTG के विकास की योजना लागू की, जिसमें उनके व्यापक समाज आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को शामिल किया गया है, 75। योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार राज्य को 100% सहायता अनुदान उपलब्ध कराया गया, 100%। 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजाति समूह यानी PTG को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया जो जनजातीय समूहों में कम विकसित है। वर्ष 2006 ईस्वी में भारत सरकार ने PTG का नाम बदलकर PVTG कर दिया, PTG का नाम बदलकर PVTG कर दिया 2006 में। अब है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो वो है इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई और ये नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने, इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसरो का गठन कब हुआ था? तो इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, इसरो का मुख्यालय। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है, बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 में अमेरिका में किया था, 1891 में जेम्स स्मिथ ने, कहा अमेरिका में। फीबा की स्थापना 1932 में हुई थी। अब है राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है जो आर्टिकल 80 के 3 के अनुसार, 80(3) के अनुसार है। और ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा,
डैश के संबंध में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो। अब है क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है। अमरम का अर्थ होता है सैनिकों को अनुदान। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ सैनिक को दिया जाने वाला अनुदान है। उसके बाद बात करते हैं तो ये जो है भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था, भूमि का, जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाले आय पर उनका विशेष अधिकार होता था। ठीक है। राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है, निश्चित अवधि से पहले, जो कि आर्टिकल 85 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है। तो प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी आपका हो जाएगा इसमें से अनाईमुडी। कौन है? अनाईमुडी। अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर है इसकी ऊंचाई, 2695। ये प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता था। तो मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है ऑयस्टर का। मोती प्राप्त करने के लिए ऑयस्टर संवर्धन किया जाता है। ऑयस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र का समुद्री किनारा, ये तीनों महत्वपूर्ण है। इससे मोती प्राप्त की जाती है। क्या? मोती प्राप्त की जाती है। अगली क्वेश्चन है कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। तो ये होता है परितारिका से। मनुष्य नेत्र यानी कि मानव नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण आइरिस, जिसको हिंदी में परितारिका कहते हैं, परितारिका द्वारा होता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं, कॉर्निया के पीछे वाले भाग को। और परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, गहरा पेशीय, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। मानव नेत्र एक कमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है और इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अभिनेत्र लेंस। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण का जो अधिकांश अपवर्तन होता है वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कॉर्निया और आंख के बीच एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे नेत्रोदय क्या कहते हैं? नेत्रोदय कहते हैं। आंख के लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है। आंख नेत्र लेंस के पीछे एक पारदर्शी द्रव होता है जिसे कचाव द्रव कहते हैं। रेटिना में शंकु के आकार की कोशिका रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है और इन्हीं से हम रंग का आभास करते हैं। छर कोशिकाएं जो प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होती है। हम अपनी आंखें के रेटिना में छर कोशिका की उपस्थिति के कारण एक अंधेरे कमरे में या रात के अंधेरे में चीजों को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। तो वो है गुणोत्तर माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति का गुणोत्तर माध्य मान जो है वो सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। गुणोत्तर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति या औसतों के 5 सांख्यिक माप है। कितना? 5। एक है समांतर माध्य, मध्यमिका, बहुलक, ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य। ये मैथ्स के प्रश्न है, थ्योरी से रिलेटेड है। और ये 5 में से 3 सबसे ज़्यादा प्रचलित औसतें हैं, जबकि अन्य 2 ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य औसतें विशिष्ट परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं। ये दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इस बात का आभास दिलाता है कि आंकड़े किस स्थान पर केंद्रित हैं, किंतु आंकड़े के समुचित अर्थ विवेचन के लिए यह भी पता होना चाहिए कि आंकड़ों में कितना बिखराव है या वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के चारों ओर किस प्रकार एकत्रित है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा गुणोत्तर माध्य। क्या हो जाएगा? गुणोत्तर माध्य। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम। तो अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है।
दो माध्यम की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघनन है, प्रकाशिक सघनन। दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम है। क्या है? प्रकाशिक विरल माध्यम। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की विकिरण धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब ये सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। ये अभिलंब से दूर हट जाती है। अब है सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, तो सतलुज और काली के मध्य को कहते हैं कुमाऊं हिमालय। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। नदी घाटियों के आधार पर सर सिडनी बुराड़ द्वारा हिमालयी पर्वतीय प्रदेश को 4 प्रादेशिक विभाजन किया गया है, 4, जिसमें पंजाब हिमालय की बात करें तो ये 560 किलोमीटर है पंजाब हिमालय, और ये सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य है, सिंधु और सतलज के मध्य। कुमाऊं की लंबाई है 320 किलोमीटर और ये सतलज और काली नदियों के मध्य है, सतलज और काली कुमाऊं। नेपाल 800 किलोमीटर है नेपाल, और ये काली और तीस्ता नदी के मध्य है। असम हिमालय 720 किलोमीटर है और ये तीस्ता एवं दिहांग नदी के मध्य है, तीस्ता और दिहांग। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबिंबों को हटाना कहलाता है, तो इसे कहते हैं उदारीकरण। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबिंबों को हटाना उदारीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उदारीकरण। उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति है, अर्थव्यवस्था को, और अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों तथा नियंत्रणों के संबंध में उदार होना। यह मुख्यतः उद्योग तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से संबंधित है, सरकारी नियंत्रण पर। निजीकरण क्या होता है कि निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंधन या दोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना अथवा उन्हें निजी क्षेत्र को सौंप देना निजीकरण कहलाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंधन या फिर दोनों निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना अथवा उन्हें निजी क्षेत्र को सौंप देना निजीकरण कहलाता है। एक होता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया है, वैश्वीकरण। अब है कि ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी है? तो ये राजा राम मोहन राय की है पुस्तक। 1809 में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या तुहफत उल मुबाहिदीन नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया था। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो वो थे के विनोद चंद्रन। पटना उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के विनोद चंद्रन को नियुक्त किया गया। 29 मार्च 2023 को उन्होंने शपथ लिया था। हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, वो क्या है? तो बिपरजॉय एक चक्रवात था जो खबरों में था। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है बिपरजॉय एक चक्रवात है और ये अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराया था और इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था। किसने? बांग्लादेश ने। निम्नलिखित में कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो कहलगांव जो है वो महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि ये बिहार में है, बिहार के भागलपुर में है ताप विद्युत परियोजना, है ना। और ये परियोजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है, तो वो 1 का 6ठा भाग होता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग होता है। जैसे कहते हैं कि यहाँ पे 1/1 का मतलब हो जाता है वस्तु का चंद्रमा पर भार और 6 है आपका वस्तु का पृथ्वी पर भार, है ना। ये फॉर्मूला है आपका। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह भार है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इसका कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाती है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुनी है। कितना? 1/6 गुनी। खगोलीय पिंड, अगर यहाँ पे देखिएगा कि खगोलीय पिंड, उसका द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या, तो पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है पृथ्वी का, और पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी 6.37 इंटू 10⁻6। नेक्स्ट चंद्रमा का द्रव्यमान है 7.36 इंटू 10⁻22 और उसका त्रिज्या है चंद्रमा का 1.74 इंटू 10⁻6।
पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, तो पानी का क्वथनांक सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक। क्वथनांक समिष्ट गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो वाष्प में बदल जाते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान -73 डिग्री केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस बराबर आपका 273 + 100 यानी दोनों मिलके 373 केल्विन हो जाता है। जल के लिए तापमान केल्विन में अगर पूछे तो 373 केल्विन हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी माइनस हम बोल दिए थे मिस्टेक से। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि मतलब तरलता घटती है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि का मतलब होता है कि तरलता घटेगी। रिवर्स रेपो दर वो दर होता है जो आरबीआई होती है, आरबीआई बैंक अपने ग्राहक को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है। अल्पकालिक मतलब कम समय के लिए। और रिवर्स रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्य बैंक से लिए गए अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि से प्रभाव क्या पड़ता है? तो प्रभाव ये पड़ता है कि वाणिज्यिक बैंक के पास पूंजी की कमी होगी, बाजार में तरलता में कमी होगी, जिसका परिणाम स्वरूप ब्याज दर में वृद्धि होगा, अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होगी और उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट अर्थात समग्र मांग में कमी होगी, सभी मांग में कमी होगी। मुद्रास्फीति नियंत्रण मतलब कि वस्तु और सेवाओं की कीमत में भी कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है गागर में सागर भरना। मुहावरे का अर्थ है, इसका अर्थ होता है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है कि थोड़े शब्द जो चीज़ हम थोड़े शब्द में कह सकते हैं उसको अधिक में कहना, है ना। और ऐसे वाक्यांश जो अपने समान अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे हथेली पर सरसों उगाना। हथेली पर सरसों उगाना ये संभव ही नहीं है, मतलब असंभव कार्य करना। छाती दूनी होना मतलब उत्साहित होना। अक्ल के घोड़े दौड़ना सिर्फ कल्पना करना, है ना। ये सभी मुहावरे हैं। अब है धुआंधार जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित में किस नदी से है? तो ये नर्मदा नदी से हो जाएगा। धुआंधार प्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है, नर्मदा नदी से। जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल यानी कि क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। जब नीचे की ओर गिरता है ऊपर से तो। भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। अधिकांश पठारी में क्यों? क्योंकि यहाँ पे भू आकृतियाँ अत्यधिक ऊंची नीची या सैले कठोर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है जो मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में है। दुग्धधारा और कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है। ये मैथ के प्रश्न है जो कि आप लोग बना ही लेंगे। अब देखते हैं 35 नंबर। गुरुदक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो गुरुदक्षिणा शब्द में आपका तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष। ध्यान दीजिएगा कि समास क्या होता है। समास उसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं, है ना। समास के भेद देखेंगे तो 6 प्रकार के होते हैं समास। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। जिसमें तत्पुरुष समास जो होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इस समास का विग्रह करने पर कारक प्रकट होता है। जैसे गुरुदक्षिणा शब्द का समास विग्रह करने पर प्राप्त होता है गुरु के लिए दक्षिणा, तो विग्रह में कारक चिन्ह के लिए प्रकट हुआ है, अतः यहाँ तत्पुरुष समास होगा। के लिए है ना, के लिए कारक चिन्ह हो गया। तो जब जैसे ही के लिए यानी कारक चिन्ह प्रकट हुआ, कारक का चिन्ह प्रकट हुआ, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। सिनेमेटोग्राफर यानी कि संशोधन विधायक 2023 का मुख्य उद्देश्य है। तो सिनेमेटोग्राफ विधायक 2023 का मुख्य उद्देश्य है पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। सिनेमेटोग्राफ विधायक 2023 का मुख्य उद्देश्य पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना, आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। और इस विधेयक की घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया था। अनुराग सिंह ठाकुर। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो वो है हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग करते हैं। इसका अन्य नाम है फ्लोरोहाइड्रिक, हाइड्रोफ्लोरिक और हाइड्रोनियम। ये तीनों नाम है हाइड्रोनियम फ्लोराइड। इसका ये सभी एक ही का नाम है और ये जल में हाइड्रोजन का विलयन है। ये जल में हाइड्रोजन का विलयन है। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का निर्माण ध्यान दीजिएगा CaFa2 + H2SO4 से जब
200 से 250 डिग्री पर इसे गर्म करेंगे तो ये आपका इसको बोलते हैं फ्लोरोस्पोर। क्या बोलते हैं? फ्लोरोस्पोर। तो आपका CaSO4 + 2HF प्राप्त होगा, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड का निर्माण होगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन आबंधन होता है, हाइड्रोजन आबंधन। इस कारण इसके क्वथनांक और गलनांक के मान असामान्यतः उच्च पाया जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन आबंधन को निम्न रूप में प्रदर्शित करते हैं: हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इस तरीके से। हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड है जो स्पष्ट की जाती है। और पीके क्या है पता है? इसी से अम्ल का मान निर्धारित होता है ना, इसी के मान से कि अम्ल कमजोर होगा या स्ट्रांग होगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड के दुर्बल अम्ल होने का कारण जो आपका फ्लोरीन आयन है, इनके संबंध में H3O+ आयन हो जाएगा। O+ आयन का हाइड्रोजन आबंध बनता है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है इसका गलनांक 190 होगा, क्वथनांक 193 है ना, क्वथनांक। दूरी आपका PM19 1.7 हो जाएगा और पीके आपका 3.2 होगा। पीके हाइड्रोहेलिक अम्लों से हाइड्रोफ्लोराइड संक्षारक है। क्या है? संक्षारक। हाइड्रोफ्लोराइड कांच के साथ अभिक्रिया करता है और इसका उपयोग कांच के निक्षारण एवं टीवी नली के लिए कांच के सेल के निर्माण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। कठियावाड़ी किसान की तरह ध्यान दीजिएगा। 1915 में भारत जब लौटे थे गांधी जी, तो उन्होंने कठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिसे वो आजीवन पहनते थे। 1921 में। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो डैश कहलाती थी, तो उसे फीफ कहते थे। क्या कहते थे? फीफ। मध्यकाल में सामंत जो उसका लॉर्ड जो उसे जमीन देता था उसे फीफ कहते थे। क्या कहते? फीफ। निम्न में कौन सा मिश्रण नहीं है? आश्रित जल मिश्रण नहीं है। आश्रित जल एक यौगिक है। क्या है? यौगिक क्या होता है? यौगिक वो पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। जैसे जल आसुत, मीथेन, चीनी, नमक, ये सभी आपका क्या है? मिश्रित नहीं है। मिश्रण की बात करें तो उस पदार्थ को कहा जाता है जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक से मिलकर बनता है। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। भौतिक प्रक्रम द्वारा जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। जल में घुले सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह भी एक प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। अब है कि एक देश में, क्वेश्चन क्या है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है, तो उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य है उसे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीडीपी। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी, है ना। और इस घटना को सेराजोवा हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। इसी घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का संयंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा भी कर दी थी। नेक्स्ट है, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष के रूप में लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। G20 का गठन 1999 में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान की गई थी 1999 में। G20 में 19 देश, अफ्रीकन यूनियन, यूरोपीय संघ मिलाकर 21 सदस्य हैं। G20 के सदस्य हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ, अफ्रीकीय संघ। 2023 में अफ्रीकी संघ शामिल हुआ।
नेक्स्ट है, निम्न में कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो गुड़हल तथा सरसों पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होता है तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे गुड़हल एवं सरसों ये उभयलिंगी हैं। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई भी एक जननांग उपस्थित हो, पुंकेसर और स्त्री केसर में कोई एक, तो उसे पुष्प एकलिंगी कहते हैं। जैसे पपीता और तरबूज एकलिंगी है। पुष्प पौधे में प्रजनन का कार्य करते हैं तथा फल एवं बीज उत्पन्न करता है। पुष्प एक डंठल द्वारा तने से संबंधित होता है और इस डंठल को वृत्त या पेडिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडिसेल। वृत्त के सिरे पर स्थित चपटे भाग को पुष्पासन या थैलामस कहते हैं। थैलासमस। एक प्रारूपित पुष्प में पुष्प पत्रों के 4 भाग होते हैं जिन्हें पुष्प के चक्र भी कहते हैं, जो पुष्पासन पर एक निश्चित क्रम के व्यवस्थित होते हैं। बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग जो कि नर जनन अंग है, जायांग जो कि मादा जनन अंग है। नेक्स्ट है, बाह्यदलपुंज और दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग या पुमंग एवं जायांग को आवश्यक अंग कहते हैं। बाह्यदलपुंज एवं दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग तथा पुमंग एवं जायांग को आवश्यक अंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नांगल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो टेनिस में। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नांगल ने टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? तो पुर्तगाल। ध्यान दीजिएगा कि भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया। यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्यिक गतिविधियों के युग में प्रवेश किया। 15वीं शताब्दी के बाद वो पुर्तगाली और स्पेन वासी थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में नए समुद्री मार्ग की खोज का बीड़ा उठाया, यात्राओं को प्रोत्साहित किया और प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्यों का भी गठन किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई और इसी समय बार्थोलियम डियाज जो कि पुर्तगाली व्यापारी था, बार्थोलियम डियाज ने 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज की जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसके उपरांत कोलंबस स्पेन का, इसके द्वारा 1492 में अमेरिका की खोज किया गया और वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्य की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। मतलब विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्य की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्य की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी। 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद में सदस्य की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की जाती है। न्यूनतम। नेक्स्ट है, कैपिटल जी का मान कितना होता है? तो कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी वर्ग स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी है ना, जी का मान होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसको कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसके कैपिटल जी से निरूपित करते हैं। और एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के 2 पिंड के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश 1731 से 1810 में हेनरी कैवेंडिश ने सुग्राही तुला का उपयोग करके कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी इनवर्स स्क्वायर ज्ञात किया। और इसका बीमीय सूत्र क्या होता है? तो बीमीय सूत्र होता है M−1 L/Q T−2 है ना। जी का मान सभी स्थान पर एक ही होता है जी का, और जी जो है यह एक अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश। गुरुत्वाकर्षण बल का खोज सर आइजक न्यूटन ने 1686 में किया था। 1686 में आइजक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम की बात करें तो 2 पिंड के बीच लगने वाला आकर्षण बल F उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F बराबर होता है कैपिटल G M1 M2/r²। F यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है, M1 M2 2 पिंडों की अलग अलग द्रव्यमान है, R आपका दूरी है, R दूरी है। नेक्स्ट है डेमोस। डेमोस शब्द का तात्पर्य है, डेमोस जो है ये आपका जनता को बताता है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी 2 यूनानी शब्द से बना है, डेमोस और क्रेटिया, जिनका अर्थ होता है जनता और शासन। जनता और शासन।
अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिया? तो 7 वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को शुरू किए थे इस बीमा योजना को, फसल बीमा योजना को। किसान की उपज जो है उसके किसान के लिए, उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है। ये योजना अप्रैल 2023 में 7 वर्ष पूर्ण कर लिया। नेक्स्ट है बक्सा टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा जो है ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य में है। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का विवरण है। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की भी संज्ञा दी गई है, भाग 3 को। नेक्स्ट है नाबी मरुस्थल स्थित है? नाबी मरुस्थल अफ्रीका में है। कहाँ? अफ्रीका में है। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की 1909 में। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है? तो वो हो जाएंगे पीके श्रीवास्तव। वर्तमान में 19वें क्रम के हैं केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त, वो हैं पीके श्रीवास्तव। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का काम क्या है? ये सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है। सरकार में संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था 1964 में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। तो गणपूर्ति दोनों सदन में कम से कम 1/10 सदस्यों का 1/10 चाहिए। कोरम या गणपूर्ति सदस्य की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है, और प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होना चाहिए, कुल सदस्य का। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय, भारत सरकार प्रकाशित करता है। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटक जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्र में रुझानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में बताया गया है। 59 मैथ का प्रश्न है, ये आप लोगों का एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं अनवीकरणीय। जो समाप्त हो जाएगा उसे अनवीकरणीय, और जो समाप्त नहीं होगा वो नवीकरणीय। जिन संसाधन को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं, जैसे कि कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम आदि अनवीकरणीय संसाधन है। और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा डैश शामिल हैं। जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं जीवाश्म। जीवों के परिरक्षित अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म क्या होता है कि सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है और वो समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण उनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। उदाहरण स्वरूप अगर आप देखेंगे कि कोई भी मृत कीट गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाए, और उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए, जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष ही जीवाश्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीवाश्म। जीवाश्म कितने पुराने हैं, इस बात का आंकलन आपको जो है फॉसिल डेटिंग, जिसको कार्बन डेटिंग कहते हैं, C14, इस पद्धति से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा जीवाश्म कितना पुराना है। जीवाश्म के परत दर परत वर्ष तक अधिक दाब के कारण दब जाने के कारण चट्टान बनते हैं। जब यही अधिक वर्ष तक दब जाता है तो चट्टान बन जाता है। चट्टान जीवाश्म युक्त और जीवाश्म रहित दोनों प्रकार के हो सकते हैं चट्टान, ध्यान दीजिएगा। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY का संबंध डैश विद्यार्थी के लिए छात्रावास निर्माण से है। तो ये SC से हो जाएगा। बाबू जगजीवन राम छात्रावास जो है ये SC यानी कि अनुसूचित जाति के छात्रावास के निर्माण के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए। और ये योजना लड़कियों के लिए 1961 से 66 में चल रही थी, लड़कियों के लिए। 1989 से 90 से लड़कों के लिए शुरू किया गया तथा इसे 2008 से 18 तक में संशोधित किया गया। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है?
तो BSNL जो है ये आपका बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। टाटा मोटर्स, रैनवैक्सी एवं एशियन पेटेंट्स ये भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय निगम है। बहुराष्ट्रीय निगम वो कंपनियां हैं जो अपने देश के साथ अन्य देश में भी कार्य करती हैं और अपने शाखा सहायक कंपनियां आदि के नेटवर्क के माध्यम से अपना व्यवसाय संचालित करती हैं। भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्पैक्ट मिसाइल को जोड़ा है। तो ये पाइथन 5। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता 5वीं जनरेशन की पाइथन 5 एयर टू एयर कॉम्पैक्ट मिसाइल को जोड़ा है। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो वो थे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति भी बने, जो कि पहले ये बिहार के राज्यपाल रह चुके थे अगस्त 2015 से जून 2017 तक, और ये भारत के 14वें राष्ट्रपति पद पर 2017 से 22 तक रहे थे। नेक्स्ट है नाथप्पा झाकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के डैश राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। नाथप्पा झाकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलज नदी पर है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं तो समृद्धि अंग हो जाएंगे। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख समृद्धि अंग हैं। समृद्धि या समरूप की अगर हम बात करें तो पक्षी एवं चमगादड़ के पंख को बारीकी से देखने पर पता चलता है, बारीकी से देखने पर कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित अंगुली के मध्य की त्वचा के फैलाव से बनता है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलने से बना है, जो पैरों से ढकी रहती है, और अंततः दो पंखों के अभिकल्प उनकी संरचना एवं संगठकों में बहुत अंतर है। वो जो है एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वो उड़ने के लिए उसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। इस कारण ये उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, न कि समजात अभिलक्षण। अच्छा, समजात अंग क्या होता है? समजात वो होता है कि भिन्न भिन्न वातावरण में रहने वाले जंतुओं के ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परंतु एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे हमारा हाथ और कुत्ते का अगला पैर, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू का कंद और घास की भुस्तारी, ये सभी समजात अंग हैं। एक होता है अवशेषी अंग। अवशेषी अंग जो होता है, अवशेषी अंगों को मानव, पौधे और जानवर के शरीर के अंगों या हिस्सों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इनका कोई स्पष्ट कार्य नहीं होता है और उन्हें उनके संबंधित पूर्वज या अपशिष्ट अंग माना जाता है। जैसे अपेंडिक्स, पहले अपेंडिक्स एक बीमारी होता है जिसको ऑपरेशन करके निकाला जाता है। अक्लदाढ़, बाहरी कान, टॉन्सिल, साइनस, ये सभी क्या है? अवशेषी अंग है। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वो थे आपके वोमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी दौरान एलन ऑक्टियन ह्यूम यानी कि AO ह्यूम है ना, इन्होंने दिसंबर 1885 में की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और इसकी प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी और सचिव AO ह्यूम थे। सचिव। E20 क्या है? E20 आपका अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 पेट्रोल के साथ 20% एथनॉल का मिश्रण है, 20%। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में भारत ऊर्जा सप्ताह IEW के दौरान E20 फ्यूल को लॉन्च किया था। नेक्स्ट है डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में होता है। प्रोटीन अधिक अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं। नाइट्रोजन ये पौधे और जंतुओं की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन हमारे आवर्त सारणी यानी पीरियडिक टेबल में वर्ग 15 में पाया जाता है। इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है और ये अर्थ क्रस्ट में अल्प मात्रा में मुख्यतः सोडियम नाइट्रेट, चिली साल्टपीटर, पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है हमारे अर्थ क्रस्ट में। नाइट्रोजन के परमाणिक और भौतिक गुण की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन के परमाणिक और अभौतिक गुण का, तो नाइट्रोजन वर्ग 15 के तत्व हैं। इस वर्ग में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में है, किंतु अन्य तत्व ठोस अवस्था में होते हैं वर्ग 15 के।
इन तत्व की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, इसकी संयोजकता 3 और 5 है। ये जल से विक्रिया नहीं करता है, नाइट्रोजन जल से विक्रिया नहीं करता है, रंगीन और गंधहीन गैस है। यह हवा से थोड़ा हल्का, जल में कम घुलनशील है, जल में कम घुलता है। नाइट्रोजन काफ़ी कठिनाई से द्रवीभूत होती है। साधारण ताप पर नाइट्रोजन निष्क्रिय होती है। साधारण ताप पर नाइट्रोजन तत्व पादप द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या अन्य तत्वों की तुलना में अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन पादपों को मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजनी पदार्थ के संश्लेषण हेतु प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन पादप को मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजनी पदार्थ के संश्लेषण हेतु प्रयोग किया जाता है। ये वातावरण में 78% होता है, परंतु पादप इसे गैस के रूप में न लेकर नाइट्रस और नाइट्राइटस के रूप में प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते हैं। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज पौधे में इस तत्व की आवश्यकता क्लोरोफिल के निर्माण में होती है मैग्नीज की, और यह नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इस तत्व की कमी से पौधे की पत्तियां भूरी हो जाती हैं। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस ये तत्व न्यूक्लिक अम्ल एवं फास्फोलिपिड पदार्थ में पाया जाता है। फास्फोलिपिड में कोशिका के निर्माण, बीजों के निर्माण एवं फसलों की परिपक्वता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फास्फोरस। वहीं जिंक जो तत्व है, इस तत्व की कमी से पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है एवं पौधे बौने हो जाते हैं, और यह इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में उपयोगी होता है। सल्फर जो है, सल्फर तत्व पौधे के प्रोटीन तथा जीवद्रव के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है, और इस तत्व की कमी होने से पेड़ों एवं पौधे की पत्तियां पीली हो जाती है, और ये दलहनी फसल की जड़ों में गांठों के निर्माण में मदद करता है सल्फर। वही पोटेशियम जो है, पोटेशियम पौधे की वृद्धि में पोटेशियम तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी कमी से पत्तियां पर अंगमारी, जिसको ब्लाइंट बोलते हैं, ब्लाइंट हो जाता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में रुकावट होती है। कैल्शियम ये डीएनए और आरएनए को प्रोटीन से संयुक्त करने, क्रोमोसोम के निर्माण में, वसा संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट एवं एमिनो अम्ल के परिवहन में सहायक होता है कैल्शियम। लोहा जो है, आयरन, यह तत्व पौधे के श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह क्रेब्स चक्र में सहायक होता है। पौधे में लोहे की कमी से क्लोरोसिस रोग होता है। कौन सी रोग? क्लोरोसिस रोग। नेक्स्ट है बोरॉन जो है, ये संकरा के ट्रांसलोकेशन में सहायक होता है, संकरा के, और इसकी कमी से पौधे में सूट टिप नष्ट हो जाते हैं, सूट टिप। एक होता है मालवीडेनम ये नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में मुख्य भूमिका निभाता है, और इसकी कमी से फूल गोभी और पत्ता गोभी में विप्टेल रोग होता है, विप्टेल रोग, मालवीडेनम की कमी से फूल गोभी और पत्ता गोभी में। 71 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस होता है, 12 अक्टूबर को। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस, और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 4 दिसंबर को। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो वो थे आपके शॉन कानरी। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता शॉन कानरी थे। शॉन कानरी ने डॉक्टर नो 1962 में बड़े पर्दे पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। इयान फ्लेमिंग द्वारा निर्मित बॉन्ड श्रृंखला दुनिया भर में सिनेमाई रोमांच के लिए स्वर्ण मानक बनी हुई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय से है, आर्टिकल 124। भाग 5 अध्याय 4 अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय है, 124 से 147, और इन अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, उसकी शक्तियों का उल्लेख है। आईपीएल 2023 का विजेता, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उस टाइम था सीएसके, तो बता दिया गया था। अब है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस गिवन द बिलो फ्रॉम द ऑप्शन ऑफ दैट फॉलो। यहाँ पे दिया है कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, इसका ट्रांसलेशन तो हो जाएगा कि गांधी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, गांधी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसलेशन था। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो भारतीय राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन का उत्तरदायित्व है कि विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना, जिसको हिंदी में इंग्लिश में एनएसएसओ कहते हैं, एनएसएसओ। इसका कार्य है कि विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने का सर्वेक्षण करना। एनएसएसओ जो है
यह एक राष्ट्रव्यापी संस्था है जिसकी स्थापना 1950 में देश के आंकड़ों संबंधित आवश्यकता पूरी करने और राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सर्वे करने के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है तो वो होता है अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। आर्टिकल 76 के अनुसार महान्यायवादी का पद का प्रावधान किया गया आर्टिकल 76 में। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। NVS-01 एक है तो यह एक उपग्रह है। NVS-01 एक उपग्रह है ना, और ये उपग्रह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रह में पहला है। NVS-01 उपग्रह GSLV F-12 व्हीकल का उपयोग करके 29 मई 2023 को लॉन्च किया गया। बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई? तो वो था आपका बोस्कियाना गुलजार पर हिंदी पुस्तक यशवंत व्यास के द्वारा संकलित की गई, यशवंत व्यास के द्वारा। और ये किताब गुलजार की फिल्में, कविता, दर्शन, जीवन शैली और नापसंद के माध्यम से उनके जीवन को दर्शाती है। ये 80 नंबर मैथ का प्रश्न है। 81 देखिएगा, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो ये किए भगत सिंह। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की और इनके अन्य सहयोगी संस्थापक सदस्य थे छविलाल और यशपाल थे। फिल इन द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब ही सक्सेस्ड बिकॉज ही डैश हार्ड वर्क। तो वो सक्सेस हुआ क्योंकि उसने वह जो है हार्ड वर्क किया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वर्कड हो जाएगा वर्कड। ही सक्सेस्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड, यहाँ पे हो जाएगा ही वर्कड हार्ड। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में कौन करता है? तो ये करता है नीति आयोग। निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। 17 जुलाई 2023 को ये तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक था, तीसरा था 2023 में। और इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु 80.89 अंक के साथ पहला स्थान पे था, महाराष्ट्र दूसरे पे, कर्नाटक तीसरे पे। तापमान का ऐसा इकाई क्या है? तो तापमान का ऐसा इकाई हो जाएगा आपका इसमें से केल्विन। क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। ताप मापन के लिए दो बिंदु निश्चित किया जाता है, एक क्वथनांक बिंदु और उसका हिमांक बिंदु। ताप मापने के लिए जो पैमाना है वो है सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाना जो होता है, ये पैमाना जल का क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। केल्विन पैमाना में जल का क्वथनांक बिंदु 373.15 केल्विन और हिमांक बिंदु 273.15 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट पैमाना, इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 212 फ़ारेनहाइट, हिमांक बिंदु 32 फ़ारेनहाइट होता है। और एक होता है रोमर पैमाना। रोमर पैमाना पर क्वथनांक बिंदु 80 डिग्री रोमन होता है और हिमांक बिंदु 0 डिग्री रोमन लिया जाता है। चारों पैमाना का संबंध है यहाँ पे। ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो C - 0/100 इक्वल टू F - 32/180 इक्वल टू R - 0/80 बराबर K - 273/100। ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये है मणिपुर में। केबुल लामजाओ मणिपुर में है और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुमदी। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है, तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त के नियम से दी जाती है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम से प्रतिपादित है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये इंपॉर्टेंट है। ये दाहिने हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखे जाएं कि तर्जनी इस तरीके से रखा जाएगा। आपका हाथ, अंगूठा आपका यहाँ होगा, आपका जो तर्जनी होगा ये इधर होगा और एक फिंगर आपका इधर होगा, है ना। तो ये इस तरीके से रखा जाता है। और इसमें जो आपका फिंगर होता है, ये थंब जो हमारा होता है वो चालक की गति को बताता है, थंब, है ना। और ये जो तर्जनी होता है, तर्जनी 4 फिंगर इसको बोलते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। और ये जो मिडिल फिंगर होता है, ये मिडिल फिंगर ये बताता है आपको, मिडिल फिंगर बताता है चालक में प्रेरित धारा को। बहुत इंपॉर्टेंट है। चालक मतलब धारा की दिशा को आप समझ सकते हैं, ये बताता है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, ये आपको फिगर के रूप में दिखाया गया है। फिगर के यहाँ पे आपको बाएं हाथ का नियम दिखाया गया है। सेम चीज़ है यहाँ पे, बाएं हाथ में भी वही चीज़ है, बट अंगूठा जो है यहाँ पे, ये अंगूठा
यहाँ पे आपका ये जो 4 फिंगर है ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा, मिडिल फिंगर आपको विद्युत धारा को दिखाएगा, मिडिल फिंगर विद्युत धारा को, और अंगूठा आपको फोर्स, ये फोर्स को बताता है, फोर्स को बताता है ना। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इतना पढ़ने से बेटर है कि आपको फिंगर पे याद रखना है, फिंगर पे इस फिगर को याद रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? देखिए, प्रत्यावर्ती धारा वैसी धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रतिवर्ती धारा पूरे चक्र में औसत मान शून्य होता है, पूरे चक्र में। एक होता है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा वैसी धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, दिष्ट धारा कहलाती है। दोनों में अंतर क्या है, प्रत्यावर्ती और दिष्ट में? तो दिष्ट धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ नियत रहता है, समय के साथ, लेकिन प्रत्यावर्ती में जो धारा होता, दिशा और परिमाण होता है, ये बदलते रहता है। वही दिष्ट धारा में क्या होता है, दिष्ट धारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर बहुत अधिक ऊर्जा व्यय करता है, बहुत अधिक, लेकिन ये कम ऊर्जा को व्यय करता है। एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे प्रत्यावर्ती को तो कम ऊर्जा खपत करता है। लेकिन दिष्ट धारा में जो ट्रांसफार्मर की सहायता से इस धारा को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, दिष्ट धारा को, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा को हम ट्रांसफार्मर की सहायता से बढ़ा घटा सकते हैं। दिष्ट धारा में क्या होता है कि बैटरी को चार्ज किया जा सकता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में बैटरी चार्ज नहीं होता है। ठीक है। अब आता है कि भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? तो 2006 में, 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में बंदलापल्ली गांव से हुई थी, बंदलापल्ली से, और पूर्व में इसका नाम नरेगा था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 को बदल दिया गया है ना। अब यहाँ पे इंग्लिश का प्रश्न है कि एवरीवन कॉल्स हिम अ पेसमेकर, है ना, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ही इज कॉल्ड अ पेसमेकर, तो इसे आपको चेंज करना है तो इजिली आप कर सकते हैं, ही इज कॉल्ड अ पेसमेकर, ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर इसका देखेंगे तो सब्जेक्ट, एवरीवन यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, V3 कॉल्स है, और हिम ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, पेसमेकर कंप्लीमेंट दिया हुआ है ना। तो ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा। और इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3, इज आर एम जो भी हो इस तीनों में से वो, उसके बाद V3 प्लस कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट हमारा ही था, ऑब्जेक्ट हमारा ही है, उसके बारे में कहा गया ना, तो ही हो जाएगा, है ना। इज, यहाँ पे तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है, तो ही के साथ हम इज का इस्तेमाल करेंगे, ही आर तो नहीं होगा, ही एम तो नहीं होगा, ही के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इज का। ठीक है। वर्ब थ्री का यूज करना है तो कॉल्स का वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा। यहाँ V5 था तो इसको हम V3 में चेंज करेंगे, कॉल्ड हो जाएगा। और कंप्लीमेंट आपका पेसमेकर, और पेसमेकर है तो पेसमेकर हो जाएगा, इजी है। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। आँख और उसके रोग से संबंधित जो डॉक्टर होता है उसको ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। अच्छा, ऑन्कोलॉजी क्या होता है? ऑन्कोलॉजी जो होता है जिसे कैंसर का अध्ययन करता है, या फिर कैंसर का अध्ययन हो, उसका उपचार हो, निदान और रोकथाम करता है, उसे ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी ये दांत से संबंधित होता है, दांत में अगर उसकी बीमारी है, उसका इलाज करना है, उसके डेवलपमेंट से संबंधित, दांत की किसी भी चीज़ के अध्ययन संबंधी ओडोंटोलॉजी हो जाएगा। ऑप्थेल्मोलॉजी आपका हो जाएगा चिकित्सा विज्ञान की वो शाखा जो आंख की रचना, कार्यप्रणाली, उसकी बीमारी तथा चिकित्सा से संबंधित चीज को अध्ययन करते हैं। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रो हमारे गुर्दा यानी किडनी को नेफ्रो कहते हैं, है ना, नेफ्रॉन, तो गुद्दे का अध्ययन नेफ्रोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट है ओटर हिंड्रोलॉजी, यहाँ पे है ओटर हिंड्रोलॉजी। ओटर हिंड्रोलॉजी क्या होता है? तो ये कान, नाक और गले के रोग से संबंधित है। ठीक है। मार्फोलॉजी पादप का औकारकीय संरचना हो जाएगा। एस्मोलॉजी बीजों का अध्ययन, एस्मोलॉजी। सार्कोलॉजी पेशियों का अध्ययन, सार्कोलॉजी। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भाग के कार्य और एवं कार्य विधियों का अध्ययन हो जाएगा, फिजियोलॉजी। ऑफियोलॉजी सांपों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी। टेटोलॉजी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन, टेटोलॉजी। एनाटॉमी शरीर एवं विविध अंगों के विच्छेदन द्वारा प्रकाशित सकल संरचना। और एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती है? तो ये खत्म नहीं होता, खनिज पदार्थ कभी खत्म नहीं होता। खनिज क्षयशील संसाधन है जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पे? प्रायद्वीपीय भारत में। कोरापुट खान भारत के किस राज्य में है? कोरापुट भारत के उड़ीसा में है, कोरापुट उड़ीसा राज्य में है। ये उड़ीसा स्थित
पंचपतमाली पहाड़ी पर बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट के लिए। उड़ीसा में खनिज क्षेत्र हैं क्वेंझर, सुंदरगढ़, कालाहांडी। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। कब हुई थी? 1707 में हुई थी। 3 मार्च 1707 को प्रातःकाल नमाज संपन्न के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, अहमदनगर में। उसके शव को दौलताबाद के स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया, ठीक है, खुलदाबाद, जहां पर प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे में चार दीवारी के अंदर उसे दफनाया गया। इसका जन्म हुआ था 1618 में उज्जैन के निकट दोहाद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से। सरकार फसलों के संवर्धन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? तो सरकार फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार फसलों के संवर्धन में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर वर्ष में 2 बार तय किया जाता है, वर्ष में 2 बार। और ये किसान को उनके उत्पादों के लिए गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। जल के अणुओं की अर्धपारगमय झिल्ली द्वारा गति कहलाती है, तो इसे कहते हैं परासरण। जल के अणु की अर्धपारगमय झिल्ली द्वारा गति परासरण कहलाती है। परासरण की प्रक्रिया में जल यानी विलायक के अणु अर्धपारगमय झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है, अधिक से कम की ओर। परासरण की प्रक्रिया बिना अर्धपारगमय झिल्ली के संभव ही नहीं है। उदाहरण में देखेंगे तो परासरण के उदाहरण हो जाएगा, परासरण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करता है, मूल रोम से। पौधे की कोशिका में जल का संचालन परासरण द्वारा ही होता है। पौधे के पत्तियों से पौधा विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थ का वितरण परासरण द्वारा ही होता है। पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के खुलने तथा बंद होने में परासरण की मुख्य भूमिका होती है, परासरण की मुख्य भूमिका होती है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाता है और इस घटना को जीवद्रव संकुचन कहते हैं। नेक्स्ट है विसरण। विसरण क्या होता है कि द्रव, गैस और विलय के अणु का उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति विसरण कहलाता है, अधिक से कम की ओर। विसरण के उदाहरण देखेंगे तो विसरण द्वारा गैसों का यानी कि ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच होता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन में विसरण द्वारा जलवाष्प बाहर निकलता है, विसरण द्वारा। और इत्र की शीशी कमरे में खोलने पर उसकी सुगंध विसरण द्वारा होता है, जो जिससे कि पूरे कमरे में सुगंध फैल जाता है। स्वच्छ जल में भरे बर्तन में इंक डालने पर इंक जल के संपूर्ण भागों में समान रूप से फैल जाते हैं, ये भी विसरण द्वारा। अब है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु श्यानप बांक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? अति सुधो स्नेह को मार्ग है, नेकु श्यानप बांक नहीं। इसमें जो रेखांकित है ये वाला नेकु श्यानप, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा तनिक भी चतुराई। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु शयानप बांक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द नेकु शयानप का अर्थ होता है, नेकु मतलब तनिक, थोड़ा, कम और अल्प, शयानप मतलब चतुराई, है ना। तो विकल्प के अनुसार तनिक भी चतुराई सही होगा। उपयुक्त पद रीतिकालीन कवि घनानंद की पंक्ति है, घनानंद की, जिसमें प्रेम के वियोग का पक्ष वर्णन करता है, प्रेम पक्ष का। चूज द करेक्ट ऑप्शन। डैश दे लेफ्ट ईयरली दे वुड द वुड हैव रीचेज बाय नाउ। तो यहाँ पे हो जाएगा हैड, क्या हो जाएगा? हैड दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रीचेज्ड बाय नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोइलवर पुल डैश में स्थित है। तो कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है, सोन नदी पर। और ये पुल का आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है, जिसकी स्थापना 1856 तथा परिचालन 1862 से शुरू हुआ। ये पटना तथा भोजपुर के बीच सह रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 1440 मीटर है, 1440 मीटर इसकी लंबाई है। IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का कप्तान कौन था? तो वो था फाकडू प्लेसिस। कौन था? फाकडू प्लेसिस। इसके बारे में ज़्यादा डीप पढ़ना जरूरी भी नहीं है, करंट का प्रश्न है, ये सब करंट अपने आप में पढ़ लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम क्या था? तो 2023 का थीम पूछा गया है, इसे आप इग्नोर कीजिए, करंट में आप लोग पढ़ते ही हैं। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो ये किए थे सारनाथ से। गौतम बुद्ध धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ से आरंभ किया था। और महात्मा बुद्ध उरीबेला, जो कि वर्तमान बोधगया से सारनाथ आए थे। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासी को अपना प्रथम उपदेश दिया।
जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बाकी ये आपका सेट जो है सेट कहते हैं सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। होप सो कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आया तो कमेंट करके बताइएगा कि रेगुलर आप लोगों को वीडियो चाहिए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।